अभी 1 साल ही बीते हैं पत्नी सुलभा के देहांत को। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आप पत्नी की जगह किसी को ना देंगे, लेकिन जयश्री की सुंदरता देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा ब्याह करूँ या ना करूँ। बड़ी झिझक के साथ रामानुज ने अपने दोस्त से पूछा। दोबारा नहीं रामानुज तिवारा, अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ, फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है, कभी तो उसकी भी सुध लो। रामानुज खिंच गए, बेवजह त्रिपाठी की सलाह लेने आ गए। इन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। जानकी नाम था उसका। रामानुज तब यही कोई 16-17 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा के बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते ना कहते हुए भी जानकी से विवाह करना पड़ा। चूँकि जानकी अभी 12-13 साल की ही थी, इसलिए गोना 5 साल बाद होना तय हुआ। रामानुज खुश हो गए कि बाबूजी ने जानकी नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच रामानुज के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी ही कभी कभार जानकी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रामानुज ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब जानकी के पिता ने गोने की बात छेड़ी तो रामानुज अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो वे थे ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार जानकी उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सुलभा को अपनी पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुलभा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर रामानुज आनंदित हो गए। ये बात और है कि सुलभा ने कभी गृहस्थी का कारभार ना संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन सवर कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन रामानुज को कोई शिकायत नहीं थी। इधर जानकी के बारे में कभी कभार सुनाई दे जाता कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ, घर के काम काज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन रामानुज पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था, तो बस सलीकेदार पत्नी सुलभा को पाकर मगन थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद जानकी की आह लग गई। पिछले साल सुलभा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रामानुज अकेले रह गए, घर में 2 नौकरों के साथ। 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़े ही बीतेगा, शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुल दीपक भी तो चाहिए। और ये लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा है। खैर, रामानुज दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन बुरे इंसान नहीं हैं। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए। रामानुज ने सोचा, कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे भी स्वाभिमानी जानकी वापस आएगी नहीं, और आई भी तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूँगा उससे कि 4 दिनों में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊँगा और मानसिक संतुलन खो चुकी जानकी के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। रामानुज स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया जानकी को लाने, ये सोचकर कि नौकर को देखकर ही शायद जानकी ना लौटे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
शाम को जब रामानुज कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। रामानुज अचंभित थे। चाय बनाऊं? कुछ नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है, स्त्री की आवाज़ सुनकर रामानुज चेती, लेकिन कुछ भी ना बोलते बना। मैं जानकी हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है। आवाज़ थोड़ी सख्त कर ली रामानुज ने, जैसा कि उन्होंने पूर्व योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वास्ता नहीं करना, तो चाय ही पी लें, थकान दूर हो जाएगी, कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना जानकी रसोई की ओर मुड़ गई। रामानुज दंग थे। सुलभा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास तक लेकर नहीं खड़ी रही, ना ही कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी जानकी चाय ले आई। जानकी उन्हें फांसने की फिराक में है और वो उसे और मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए फौरन निकल गए। देर रात घर लौटे तो जानकी सोफे पर बैठी इंतज़ार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो लें, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूँगा, तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसे संस्कार मेरे नहीं। रामानुज से कुछ कहते ही नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उन्हें सौभाग्य ही कहाँ मिला था। माँ बचपन में गुजर गई थी और पत्नी सुलभा को तो अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं मिली कभी। तुम यहाँ क्यों आई? चाय देने। और मैं क्या आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो। हर रोज़ एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयासरत। ठीक है, रख दो चाय, मैं पी लूँगा। आप मुझसे नज़रें चुराकर क्यों बातें करते हैं? इतनी बुरी शक्ल मेरी नहीं कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी ना मिले, कहते हुए खिलखिलाकर हंस दी वो और बाहर चली गई। पहली बार रामानुज ने जानकी को नज़र उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने जानकी का परित्याग किया था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में सुलभा से 19 नहीं थी, ना ही उसका रहन सहन बेसलीकेदार था। हाँ, उसने सुलभा की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही बात थी। लेकिन अगले ही पल रामानुज को लगा कि वो ये सब क्यों सोच रहे हैं, उन्हें क्या मतलब, वो चाहे जैसी दिखे। शायद जानकी ने रामानुज के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसे टूटता है भला। यूं ही 1 महीने कब बीत गए रामानुज को पता ही ना चला। लेकिन इस दौरान वे महसूस करने लगे थे कि जानकी की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, ये उन्हें जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का ना चाहते हुए भी वो सुलभा से तुलना करते और इस तुलना में जानकी हमेशा सुलभा को पछाड़ देती। लेकिन वो ये बात जानकी पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। वो तो बात बात पर कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। रामानुज अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ाकर उठ गए। ये जानकी का हाथ था। बस उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें? आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूँ प्रवेश करते? अब तक जो करती आई तुम, उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आई,
लेकिन वो एक शब्द न बोली, फौरन कमरे से निकल गई। सुबह रामानुज की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद जानकी मुंह फुलाए बैठी हो, लेकिन नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह जानकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया उन्हें। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगे, लेकिन जानकी नजर नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वो कुछ ज़्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगले पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया, अब इतनी सी बात के लिए माफ़ी थोड़े ही मांगूंगा। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि जानकी से जाकर कह ही दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल गया, लेकिन आवाज़ थोड़ा सख्त ही रखूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे, तुम कब आए? मालकिन ने बुलावा भेजा, कहा कि वो जा रही है, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई है। पत्र? क्या संबोधन दूँ तुम्हें? समझ ही नहीं पा रही, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। जानती हूँ तुम खुश हो गए आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊँ, इसलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजार दूंगी। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाइयाँ लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। ये सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके हो, अकारण नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारे तकिया के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि मैंने इतने साल शादीशुदा होते हुए भी, बिना पति के रहने के बाद भी, जब मैं सिर्फ अपने पति की ही रही, मेरा अपने आप पर नियंत्रण की कठोरता यह है कि बाकी की उम्र भी आपके बिना परंतु आपके लिए बिता सकती हूँ, इसलिए जा रही हूँ। और गोपाल को बुला भेजा है और उसे सारी बातें समझा दी है। वो मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा, और कभी सेवा की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ये मेरा कर्तव्य है जो मैं ज़रूर निभाऊंगी। जानकी। पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब जानकी को वो और वनवास नहीं देंगे, और जब जानकी जैसी पत्नी है तो जयश्री से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वो स्वयं जाएंगे जानकी को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए। उसे शेष जीवन में पत्नी का वो सारा मान अधिकार देंगे जिसकी वो अधिकारिणी है। आज उन्हें पहली बार जानकी की अहमियत समझ में आ रही थी, और विवाह की भी। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उसके लिए जानकी को ही चुना था,
उन्होंने सुलभा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसीलिए ईश्वर ने सुलभा को उससे छीन लिया। लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। पुनर्विवाह नहीं होगा, अब पुराना विवाह ही रहेगा। अगली सुबह उन्होंने जयश्री के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उन्हें विवाह नहीं करना और स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता सुलभा से विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नज़र नहीं आई थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।